हो सकता है डकार भी बाहर ही लिया। तो ये है व्यंग। व्यंग समझ रहे हो ना आपको? व्यंग कहा कुछ जाए, समझा कुछ जाए। यहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं, बैठे ना डॉक्टर। मैं भारतवर्ष में विद्वान समझा जाता हूँ और समझा के जाता हूँ। तो कोरोना के बाद हमारे यहाँ डॉक्टरों की एक एसोसिएशन ने एक सेमिनार किया और विद्वान होने के नाते मुझे भी आमंत्रित किया। मैंने कहा यार डॉक्टरों के एसोसिएशन में मेरा आखिर क्या था? बोले कुछ नहीं साहब, आपको इसलिए बुला रहे हैं अपने सेमिनार में कि आजकल हम डॉक्टरों का समाज में बड़ा गलत प्रभाव चला गया है। लोग समझते हैं कि हम लोग संवेदनहीन हो रहे हैं, अनावश्यक फीस वसूलते हैं, जहाँ ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती वहाँ ऑपरेशन कर देते हैं। तो जनता में हमारे प्रति जो घृणा का भाव है, क्योंकि आप विद्वान हो, भाषा के कारीगर हो, तो आप ऐसा कुछ उस सेमिनार में बोल देना कि आए हुए जो जनमानस है उस पर हमारा जो प्रभाव है वो पड़े। मेरा बोल नहीं, मैं गया, मैंने बोलना प्रारंभ किया, क्योंकि विद्वान आपकी तरह लोग बैठे थे, मैंने बोलना प्रारंभ किया। व्यंग का मजा लेना। मेरा प्यारे भाइयों बहनों, ये जो डॉक्टर है ये इस पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। इसलिए इनके यहाँ जब भी जाओ ये सोचकर जाओ कि भगवान के यहाँ जा रहे हैं। और याद रखना, भगवान जब मनुष्य से नाराज हो जाता है तो वो उसे डॉक्टरों के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर अगर नाराज हो जाए फिर वो डॉक्टरों के सेमिनार ने मेरा जो राष्ट्रीय सम्मान किया तो आप समझ सकते हैं। तो बस यही व्यंग है। व्यंग के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, दृष्टि खुली रखिए। कहा कुछ जाए, समझा कुछ जाए, व्यंग हो जाता है। मुझे तो याद है एक चर्च में से फादर निकल रहे थे। मैंने फादर से पूछा व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर हॉबी? फादर बोले नन। आईटी करो, आप नहीं समझ में। आप तो मुझे ऐसे सुनो जैसे अंकिता सिंह पढ़ रहा है। कैसे उछल उछल के दांत दे रहे थे। हाँ? भीतर का सब निकाल दिए। सबकी समझ में आ गया? एक एक व्यक्ति की समझ में आ गया? अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आया मैं उनको फिर समझाता। मेरा दावा है आप समझ जाओ, और समझ जाओ तो फिर शिकागो के लोगों मुझे समझा देना कि आप समझ गए। आप ये मत देखना कि मैं कह क्या रहा, आप तो बस ये देखना कि मैं किस अदा से कह रहा हूँ। उस अदा पर आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप वहां से उठ के आओ मेरा माथा चूम लो। मतलब यही है कि तालियां वालियां बजाने में। तीन चार बार जगह बदल चुकी। मुझे तो जहां से देखोगे वैसे ही एक ही जगह। हिंदुस्तान के आदमी की मानसिकता होती है, कुल्फी भी चारों तरफ से चाट के देखता है, ये मत देखना कि मैं
क्या रहा हूँ, आप तो ये देखना बस के सदा से कह रहा हूँ, उस सदा पर आपकी दीवानगी चाहता हूँ। इस हॉल में लगना चाहिए कि कभी सम्मेलन हो रहा है, जरा ये गूंजना चाहिए हाहाकार से, ये गूंजना चाहिए तालियों से, क्योंकि हम 2 साल के बाद आनंद लीजिए आप। मुझे तो याद है, एक शॉपिंग मॉल में से पति पत्नी दोनों बाहर निकल रहे थे। अचानक पत्नी को देखकर एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। महिला ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला और जैसे ही वो 5 का नोट निकालने को हुई, तभी उसके पति ने उसे डांटा। बोले, इसे 5 रुपए नहीं, पूरे 500 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थी। सुभाष जी, 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थी। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। सबकी समझ आ रही है। व्यंग के लिए, समझने के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ता। दृष्टि खुली रखिए, हमारे आसपास व्यंग लिख रहा। अभी पिछले दिनों जब हमारा बजट पास हुआ तो बजट सत्र चल रहा था। वहां पर भाजपा के कुछ राज्यसभा के सांसदों से हमारी जो जया भादुड़ी जी हैं, जया बच्चन जी, उनका हॉटटॉक हो गया। और इतना हॉटटॉक हो गया कि उन्होंने खींच करके ये कहा कि मैं भाजपा के सांसदों को श्राप देती हूँ। और बीजेपी के सांसद घबरा गए, मेरे पास आए, बोले, शर्मा जी, जया बच्चन जी ने हमें श्राप दे दिया है, ना जाने क्या होगा। मैंने घबराओ मत ही यार, इनके अगर श्राप से कुछ हो रहा होता तो रेखा कभी की मर गई। अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आया मैं उन्हें फिर समझाऊंगा। हमारे हिंदुस्तान की असल में मुसीबत क्या है? मैंने आपसे कहा ना कि कहीं भी चले जाओ, आदमी की औरत के प्रति मानसिकता नहीं बदलती। मैंने जब हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। मैंने जब हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। फिर मैंने मुसलमान का चेहरा लगाया तो मुझे हिंदुओं ने पीटा। बाद में मैंने सिख का चेहरा लगाया तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर पीटा। आखिरी में मैंने एक खूबसूरत औरत का चेहरा लगाया, फिर तीनों ने एक दूसरे को पीटा।
पिछले दिनों आपको याद होगा हमारे यहाँ भारत में वाइल्ड लाइफ का एक बहुत बड़ा पत्रकार बियर ग्रिल्स भारत आया था, बताया आपको? नहीं भी बताया तो भी मुंडी हिलाओ, इससे आदमी को लगता है कि सब बड़े लिखे लोग। वो बियर ग्रिल्स भारत आए थे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में जंगल सफारी में घूमे थे। दुनिया भर के चैनलों में पूरी दुनिया में दिखाया कि भारत के प्रधानमंत्री बियर ग्रिल्स के साथ घूम रहे हैं। जब बियर ग्रिल्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी घूम रहे थे तो अचानक एक खूंखार शेर जंगल में आ गया। बियर ग्रिल्स ने पूछा, मोदी जी अगर आप जंगल में अकेले घूम रहे हैं और कोई खूंखार शेर सामने आ जाए तो क्या करें? मोदी जी उठे, शेर के पास गए, शेर के कान में कुछ कहा, शेर ने सुना और शेर उल्टे पांव जंगल में वापस। बियर ग्रिल्स हैरान, बोले मोदी जी ऐसा क्या कह दिया कि शेर जंगल में वापस चला गया? मोदी जी ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि पंजे फटकार के दहाड़ता क्या है, माँ ने दूध पिलाया है तो आजा चुनाव लड़ दे। खड़े होने के लिए पैर दिए तो बैठने के लिए भी कोई सुविधा तो दी है, कोई सुविधा का लाभ उठा। और डार्विन ने तो कहा भी है कि जिन अंगों का इस्तेमाल नहीं करते वो लुप्त हो जाते हैं। अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आया तो मैं फिर समझा। मैं आज आपको व्यंग समझा भी जाऊंगा। आप याद रखोगे कि हिंदुस्तान से एक व्यंग्यकार आया, वो हमें व्यंग समझा के गए। इस दुनिया का कुछ भी पता नहीं है ये मुलाकात हो या ना हो, लेकिन आप याद रखेंगे कि व्यंग को जिस सहजता के साथ एक व्यक्ति समझा सकता था, उसने समझाया कि व्यंग है क्या। व्यंग के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। आप दृष्टि खुली रखिए, हमारे आसपास बिखरा हुआ है। हमारी सरकारों पे आरोप लगते हैं कि सरकारें कुछ नहीं कर रही, सरकारें निकम्मी है, कुछ कर ही नहीं रही। सरकारें बहुत कुछ कर रही, आप लोग देख नहीं पाए, मैं देख लेता हूँ। और जब मैं देख लेता हूँ तो दुनिया को दिखाता हूँ। सरकार इससे ज्यादा क्या करे? हमारी सरकार ने पिछले दिनों 3000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 फीट ऊंची मूर्ति बन रही और पूरी दुनिया के स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। और व्यंग का आनंद लेना दोस्तों, और समझ जाओ तो दाद देना मुझे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए। व्यंग हमारी भाषा में, भाषा ही हमारी व्यंग पैदा कर देती है। यहाँ गुजरात से कितने लोग आप खड़े कर रहे हैं, देखो कितने गुजराती भाषा का आनंद लेना। मैं तो पिछले दिनों अहमदाबाद में था, वहाँ एक सिनेमा हॉल के बाहर से निकल रहा था। सिनेमा हॉल में एक पोस्टर लगा हुआ था, नखराड़ी बींगणी, और नीचे लिखा था चालू 6। आ गया आपकी समझ में? सब जिनकी समझ में नहीं आया, एक एक व्यंग का आनंद लो। ये वो जुमले हैं जो पूरी दुनिया में मेरे नाम से वायरल हुए। बजट सत्र पर भाषण देते हुए हमारी सरकार ने कहा, हम लोगों के मनोरंजन के लिए शीघ्र ही नए चिड़ियाघर खोलेंगे। बजट सत्र पर भाषण देते हुए हमारी सरकार ने कहा, हम लोगों के मनोरंजन के लिए शीघ्र ही नए चिड़ियाघर खोलेंगे। मैंने कहा, ये फिजूल खर्ची क्यों?
जबकि आप लोग हो। और जो नहीं समझे उन्हें फिर समझाता हूँ, यहाँ महिलाएं बैठी है, जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि पर आपकी नजर चाहता हूँ। ये जुमला जो सर्वाधिक दुनिया में वायरल हुआ, टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख लेते। व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है। व्यंग कहाँ पैदा हुआ? जो दुनिया में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था वो होने लगा, तब व्यंग पैदा हुआ। या यूं समझिएगा कि जब योग्य पदों पर अयोग्य लोग बैठने लगे तब व्यंग पैदा हुआ। और व्यंग को समझने की चेष्टा करना। मेरे दोस्त ने एक मीडिया पर एक कविता सुनाई, हिंदुस्तान के मीडिया पर एक व्यंग आपको सुनाता हूँ। 72 साल के लोकतंत्र के गाल पर अगर मैं तमाचा जड़ दिया हो तो शिकागो के लोगों उस तमाचे की गूंज में इस हॉल में सुनना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैंने बात कही है और हिंदुस्तान की पीड़ा को अगर आप समझ जाएं और आपको लगे कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो सलीका ठीक है, तो मुझे मोहब्बत देना, मेरा दिल रखने के लिए भी दुआएं देना। देश में कहीं भी आग लग जाए, देश में कहीं भी आग लग जाए, आप तुरंत फोन करके फायर ब्रिगेड को समाचार चैनलों के दफ्तरों तक पहुंचाएं, क्योंकि लगी हुई आग पर काबू पाया जा सकता है, फैलाई हुई पर नहीं। हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की एडमिनिस्ट्रेशन की जिस तरह से दुरुपयोग हो रहे हैं, आपसे भी छुपे नहीं है, आप भी देख रहे हैं। और एक निवेदन और कर देना चाहता हूं मैं आप लोगों से, सबसे, आप मेरे परिवार के लोग, हिंदुस्तान अभी इतना बुरा भी नहीं है जो एनडीटीवी दिखाता है, और हिंदुस्तान इतना अच्छा भी नहीं है जो जीटीवी दिखाता है। हिंदुस्तान क्या है मैं दिखाता हूँ। एक दिन में अगर हिंदुस्तान की उस पीड़ा को समझ जाए जो पीड़ा आप रखती हैं, जब हिंदुस्तान में अपराधियों के लिए हमारी अदालतें रात को जाग जाती हैं, तब दिन पैदा होता है। रात्रि को 3 बजे कवि सम्मेलन से लौटने के बाद मैं घर पहुंचा, श्रीमती जी से मैंने कहा मुझे खाना परोस दो, वो बोली अपने हाथ से परोस लो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जो रात को 3 बजे जाएगा। समझ आप लोग, व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है, इससे ज्यादा व्यंग क्या होगा? हमने पिछले 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री जी को भुगता जो कुछ बोले ही नहीं, और अब ऐसे आ गए जो दूसरों को नहीं बोलने दे रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें की, फिर जी मैंने नहीं की उनके बारे में। मैं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी की बहुत इज्जत करता हूँ, और इज्जत इसलिए भी करता हूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी देश के एकमात्र ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल बिना कामयाबी के निकाल दिए। वो लाल किले से भारत को जब भी संबोधित करते थे तो केवल वो ही समझते थे कि मैं भारत को संबोधित कर रहा हूं, और भारत समझता था कि पार्टी की तरफ से माफी मांगने आया। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि हिंदुस्तान की अदब की महफिल ने मुझे एक मुकम्मल व्यंग्यकार होने का ओहदा बख्शा हुआ है, लेकिन मुझे कोई अहंकार नहीं, कोई मुगालता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं है। मैं व्यंग्य का एक बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ। अगर तेजनारायण शर्मा इस दुनिया से चले जाएं तो केवल एक लाइन के व्यंग्य के रूप में याद रखे जाए, जो व्यंग्य में आपकी अदालत में रखता हूँ। हिंदुस्तान का मूल दर्द क्या है, 72 साल का दर्द क्या है, वो आपकी अदालत में रखता हूँ। केवल एक लाइन के व्यंग्यकार के रूप में मुझे याद रखिएगा। सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं,
सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं जिनके खुद के चुनाव चिन्ह लालटेन हैं। समझना आपको क्या होता है? जो नहीं समझे या आखिरी बार समझाता हूं, उसके बाद मैं काव्य पाठ करूं। ये तो मैंने आपको अपना टेस्ट बताया कि मेरी रेसिपी क्या है। बेवकूफ है वे लोग, बेवकूफ है वे लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बनाते हैं और फिर उन्हें फूंकते हैं। हमें देखो, हमने पुतलों को प्रधानमंत्री बना के देश फूंक दिया। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कल भी जिंदाबाद है। ये सब अव्यवस्थाएं, ये सारी की सारी दुर्व्यवस्थाएं आएंगी, चली जाएंगी। हमारे हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगड़ना है। हिंदुस्तान का अगर कुछ बिगड़ा है तो सुभाष जी केवल इतना बिगड़ा है कि मैं खुद बिगड़ा। जिस दिन मैंने खुद में सुधार करना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान अपने आप सुधरना शुरू हो जाए। क्योंकि 1/135 करोड़ हिंदुस्तान में खुद हूं। और माफ करना, सड़कों पर झाड़ू लेकर के चित्र छपवा करके अखबार में छपवा देने से स्वच्छता अभियान पूरे नहीं होते। जरूरत है चरित्रों को साफ करने। इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है, इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है। अमेरिका अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है। जापान 11वीं विंडो के नजदीक खड़ा है। ऑटोमोबाइल्स में जर्मनी का जादू तगड़ा है। इधर चीन ने पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट उतारा। एक हम भारतीय हैं जो मुंह में गुटखा दबाकर अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों क्या करोगे? लेकिन फिर भी मैं उत्तर प्रदेश एसोसिएशन को, सुभाष जी को, हमारे उपाध्याय जी को, उमा जी को और आपकी जो कोर कमेटी के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, आपके प्रायोजकों को, आप सामान्य हजरात को इस बात की बधाई देता हूँ कि आप सब लोग सक्षम लोग। आप अगर चाहते तो उसी हरियाणा से दीपक गुप्ता की बजाय सपना चौधरी को भी बुला सकते हैं। लेकिन आपने भाषा और संस्कृति का ये मंच सजाकर आने वाली 3 पीढ़ियों को उठाकर ये भाषा की जो जाजम सजाई है, जो संगत बनाई है, इस संगत के लिए आप लोग बधाई के बात। ये संगत रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। हिंदुस्तान के कभी कोई भी यहाँ आए, ये संगत जरूर बैठाइए। इससे हमारी भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है और संगत के बड़े असर होते हैं। मैं आपको एक पौराणिक संदर्भ याद दिलाता हूँ कि जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे तो संगत का ये असर था कि उनके साथ उनका कुत्ता तक स्वर्ग गया। आपको ये कहानी याद है? जिन लोगों ने हमारे उपनिषद और शास्त्र पढ़े हैं, ये कहानी हमारे शास्त्रों में लिखी। धर्मराज युधिष्ठिर जब स्वर्ग गए थे तो संगत का असर ये हुआ, पुण्य का असर ये हुआ कि उनका कुत्ता तक उनके साथ स्वर्ग गया। इस कथा को याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, और मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत व्यंग आपको अच्छा लगे तो मुझे जी भर के याद है। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। नहीं, ताली बजाओ। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया।
लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग दुखी थे, उनके चेहरे पर गम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे, अपने बेतुके रुख को संभालते हुए और हमारे तैल चित्र पर एक मुरझाए हुए फूलों की माला डालते हुए एक क्षेत्रीय नेताजी हुए। शर्मा जी महान थे, इलाके की पहचान थे। साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। उनके सृजन हमें रह रह के रुलाएंगे। वो इतनी पुण्य आत्मा थे कि देखना सीधे स्वर्ग जाए। कभी स्वर्ग की दिशा में पुकारते हुए और हमारे तैल चित्र को निहारते हुए नेताजी रुआंसे अंदाज में बोले, शर्मा जी हमें हमारी मोहब्बत का सिला दे जाते, अकेले क्यों गए, हमें भी साथ ले जाते। अकेले क्यों गए, हमें भी साथ ले जाते। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे। हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी है जो आप साथ जाएंगे। नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे। हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी है जो आप साथ जाएंगे। कविता खत्म हो गई, आप लोग तालियां बजाएं। एक कविता बहुत जरूरी सुनाने वाला हूँ, छोटी सी कविता है, तो मुश्किल से 4 मिनट, जिसे मैं 3 मिनट में भी खत्म कर सकता। एक कविता चरित्र की कविता है। मैंने अभी तक आपको जो सुनाया वो सुनाया कि मैं आपके दिल में रह सकूं, और अब जो सुनाने जा रहा हूं वो सुनाने जा रहा हूं कि मैं आपके दिमाग में रह सकूं। आप मेरा नाम भूल जाएं, लेकिन अगर आप जो कविता सुनाने जा रहा हूं उसकी अगर एक लाइन भी आपके दिमाग में रह गई तो आपको वर्षों तक मेरा नाम ये याद दिलाती रहेगी। इस जिम्मेदारी से सुनाता हूं। चौंकिएगा नहीं इस सीन पर, चौंकिएगा नहीं इस सीन पर। मैं खड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। इधर मुंह तंबाकू के पान से सना, उधर प्लेटफॉर्म पर थूकना मना। इस कविता को हिंदुस्तान में बैठ के सुनना, शिकागो में बैठ के मत सुनना। चौंकिएगा नहीं इस सीन पर। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन और कर देना चाहता हूँ। कवि सम्मेलन सुनने की बड़ी लंबी परंपरा है। ये आकाश गंगा से 140 चैनलों के माध्यम से जो हमारे घरों में संस्कृतियां परोसी जा रही हैं, उन बिगड़ी हुई संस्कृतियों से लड़ने का एकमात्र साधन बचा ये हिंदी कविता का मंच। ये मंच जब लतीफ बात करता है उसका आप आनंद लेते हैं, लेकिन जब ये मंच सकारात्मक और पढ़ी लिखी बातें करें तो उन पढ़ी लिखी बातों को भी सराहने की भी चेष्टा कीजिएगा। बड़े आरोप लगते हैं सुभाष जी मंच पर
कि कभी आते हैं व्हाट्सएप के चुटकुले सुना के चले जाते हैं, घिसे घिसाए चुटकुले सुना के चले जाते हैं, द्व्यर्थी बातें करके चले जाते हैं। इसलिए करके चले जाते हैं कि जब अच्छी बातें की जाती हैं तो आपके रूप में जो सन्नाटा छा जाता है, वो सन्नाटा इस बात के लिए मजबूर करता है कि वो कमर के नीचे की बातें की जाती हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है कि अच्छी कविता पर आप जरूर दीजिएगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अमेरिका में हम जब से आए हैं, आज आखिरी कार्यक्रम है, आपसे अच्छे श्रोता हमें अभी तक नहीं मिले। और भगवान इस सफेद झूठ के लिए मुझे माफ मैं ज्यादा देर सीरियस नहीं रह सकता। चौंकिएगा नहीं इस सीन पर, चौंकिएगा नहीं इस सीन पर। मैं खड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, इधर मुंह तंबाकू के पान से सना, उधर प्लेटफॉर्म पर थूकना मना। गजब का विरोधाभास था, मैं जल्दी से कहीं थूक दूं, मेरा यही प्रयास था। पीक प्रसव के लिए जैसे ही मेरा मन अंदर से हुआ, मैं नवाबों की तरह एक कोने में गया और जाकर चुपचाप थूका। जेब से रुमाल टटोला, तभी एक थूकदान मुझसे बोला, मिस्टर, प्लेटफॉर्म के चरित्र पर थूकना मना है। क्या बात। मिस्टर, प्लेटफॉर्म के चरित्र पर थूकना मना है। ये थूकदान आखिर किस लिए बना है? मैंने कहा, मित्र, प्लेटफॉर्म का भला कैसा चरित्र? तुम थूकदान हो, थूकदान की तरह औकात में रहो और आदमी के मुंह लगे हो, इस अपराध में सॉरी हो। बदलते हुए अपना चोला, थूकदान मुझसे बोला। भाई साहब, जिस तरह आदमी अपने आप को समझता बड़ा पवित्र है, उसी तरह इस प्लेटफॉर्म का भी अपना एक नैतिक चरित्र है। ये सृष्टि का स्वरूप है, सारे ब्रह्मांड की छाया और धूप है। हम थूकदान इसे प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि आगम और निर्गम का एक बहुत बड़ा उपक्रम मानते हैं। और बाबूजी, जहां तक इसके चरित्र का प्रश्न है, हम थूकदान केवल इतना ही जानते हैं, जब जब कुंठाग्रस्त और कर्तव्यहीन व्यक्ति का मन अंदर से हुंका है, उसने आत्म मंथन की बजाय किसी न किसी चरित्र पर थूका है। उसने आत्म मंथन की बजाय किसी न किसी चरित्र बाबूजी, मैं तो निर्जीव पत्थर से बना हुआ बेजान हूं, आपकी कसम कुल मिलाकर थूक डालूं। बाबूजी, मेरे अंदर श्रद्धा है, समता है, अच्छे अच्छे थप्पड़ों को सहने की क्षमता है, अच्छे अच्छे थप्पड़ों को सहने की क्षमता है। बाबूजी, मेरे अंदर भले ही मानवीय सभ्यता और संस्कृति की आंधी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मेरे यार, ये प्लेटफॉर्म है, कोई महात्मा गांधी नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा मेरे यार, ये प्लेटफॉर्म है, कोई महात्मा गांधी नहीं है, जिसे आजकल खूब चला जाता है। हर ऐरा गैरा नत्थू खेरा आकर थूक कर चला जाता है। दोस्तों, एक थूकदान के प्लेटफॉर्म के प्रति ये विचार थे, इसके पीछे कितने बड़े राष्ट्रीय संस्कार थे। हे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों, विधि वेत्ताओं, परस्पर स्वार्थ के लिए लड़ते हुए नेताओं, आपसी स्वार्थ में एक दूसरे पर फूंको, चाहे एक दूसरे को फूंको, लेकिन थूकदान का कहना यही है, किसी के चरित्र पर नहीं, हमेशा थूकदान में फूंको, हमेशा थूकदान में फूंको। सच्चा है अपना प्यार तो किस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्ता वफा में फिर से खिलेंगे हम। इस बार बिछुड़ रहे हैं तो कोई गम नहीं, फिर बाहर आई तो फिर से मिलेंगे हम। आपने बहुत सबने अच्छा सुना, बहुत अच्छा लगा। बाहर से आए हुए सभी कवियों को सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सुहास जी से निवेदन करूंगा कि वो इस माइक पर आए, आप सबका आभार प्रदर्शन करें, बाहर से आए हुए कवियों का आभार प्रदर्शन करें, ताकि हम फिर